स्पॉटलाइट कार्यक्रम में दर्शकों आपका स्वागत है और मैं हूं हरीश चोपड़ा। जैसा कि आप जानते हैं दर्शकों कि हमारा ये कार्यक्रम समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय सेवाओं देने वाले व्यक्तित्व पर आधारित होता है। हम उनसे सीधा संवाद करते हैं, चाहे वो समाज सेवी हो, साहित्यकार हो या नई प्रौद्योगिकी अपनाने वाले युवा हो या फिर अर्थशास्त्री हो। हमने हमेशा उनसे लगातार संवाद किया है, उनके अनुभवों से आपको परिचित कराया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम यहाँ समाज में नई चेतना पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ समाज में व्याप्त चुनौतियों का सामना करने के लिए जागरूकता भी पैदा करते हैं। 5 साल दर्शकों हमारे लिए बहुत बेमिसाल रहे हैं। हमें दर्शकों का भरपूर स्नेह मिला है और स्पॉटलाइट कार्यक्रम के 500 के लगभग एपिसोड विभिन्न चैनलों पर प्रसारित हो चुके हैं। इसी 5 वर्ष की सफलता के उपलक्ष्य में स्पॉटलाइट कम्युनिकेशन जो है वो नव वर्ष 2021 में 10 जनवरी को एक भव्य कार्यक्रम स्पॉटलाइट अवार्ड सम्मान समारोह का आयोजन कर रहा है। इस कार्यक्रम का आयोजन महात्मा गांधी सभागार, कमल मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल, मोहन गार्डन, उत्तम नगर में 10 जनवरी को अपराह्न 3 बजे किया जाएगा। इस अवार्ड समारोह में हमारा सहयोग कर रहे हैं राष्ट्र किंकर संस्था के अध्यक्ष वीपी टंडन और महासचिव विनोद बब्बर जी। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे फिल्म अभिनेता राकेश बेदी और फिल्म अभिनेता अभिनव चतुर्वेदी। दर्शकों, इस कार्यक्रम का आयोजन स्पॉटलाइट कम्युनिकेशन के निर्माता निर्देशक जय सिंह कटारिया के नेतृत्व में किया जाएगा। अब बात करते हैं हम राष्ट्र किंकर संस्था की। ये संस्था हिंदी भाषा को समर्पित है। हिंदी के प्रसार के लिए जितना बड़ा योगदान राष्ट्र किंकर संस्था ने दिया है, मुझे लगता है कि बहुत बड़ा योगदान है जिसका उल्लेख किया ही जाना चाहिए। राष्ट्र किंकर संस्था के महामंत्री विनोद बब्बर जी आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। विनोद जी, स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो मैं दर्शकों को बता चुका हूँ कि आपकी संस्था जो है वो स्पॉटलाइट अवार्ड समारोह का सहयोग कर रही है, तो आप इस आयोजन से किस तरह से जुड़े? कि राष्ट्र किंकर संस्था पिछले 18 वर्षों से सांस्कृतिक और साहित्यिक मूल्यों को लेकर कार्य कर रही है, भारतीय भाषाओं के उन्नयन के लिए कार्य कर रही है। स्पॉटलाइट संस्था ने जो आयोजन किए हैं पिछले 5 वर्षों में, हमने अनुभव किया कि ये भी कहीं समविचार हैं जी। वही काम जो हम कर रहे हैं वो ये संस्था भी कर रही है। हमने पिछले 18 वर्षों में अनेक आयोजन किए, देश भर के जो भारतीय भाषाओं के विद्वान हैं उन्हें आमंत्रित किया। कला और संस्कृति के बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां हमारे कार्यक्रम में रही। पद्म विभूषण सोनल मानसिंह जी भी हमारे कार्यक्रम में आई जी। इस तरह से डॉक्टर करण सिंह जी, पद्मश्री श्याम सिंह शशि जी, डॉक्टर रमाकांत शुक्ल जी, वो भी संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान हैं। तो इस तरह के आयोजन हमने किए। स्पॉटलाइट भी पिछले 5 वर्षों में जो जिन व्यक्तित्वों को बुलाया है, तो वो भी उन्हीं में से कुछ लोगों को सम्मानित कर रहे हैं, ऐसे चेहरों को। तो हमें ऐसा अनुभव किया कि हमें भी उनके साथ जुड़ना चाहिए और इस कार्यक्रम में हमारी जहां भी आवश्यकता होगी हम हर तरह के सहयोग के लिए तैयार हैं। स्पॉटलाइट कम्युनिकेशन आपके सहयोग के लिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है। आपका जीवन एक साहित्यकार का जीवन है, एक लेखक या चिंतक कह लीजिए। अब मूलतः आपकी भाषा भी हिंदी नहीं रही, जैसा कि मुझे मालूम है। फिर हिंदी प्रेम का इतना स्नेह और गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों में जाकर हिंदी को प्रोत्साहन करने का जो एक आपने यज्ञ शुरू किया और उसमें बहुत से लोगों ने अपनी आहुतियाँ डाली हैं, उसमें आपको कितनी सफलता मिली? देखिए, मैं अक्सर एक बात कहा करता हूँ कि बेशक हिंदी मेरी मातृभाषा नहीं है, लेकिन हिंदी मेरी मातृभूमि की भाषा है। ये भारत मेरी मातृभूमि है जी। इसकी संपर्क भाषा के रूप में जो सारे देश को जोड़ने वाली है वो हिंदी है। तो इसलिए मैं अनुभव करता हूँ कि इस देश को अगर और मजबूती से जोड़ा जाना है तो हमें भारतीय भाषाओं को करीब लाना है। हिंदी भी उसमें है। मैंने अनेक भाषाओं को सीखा अनेक प्रांतों में जाकर के, तो मैंने ये अनुभव किया कि भारतीय भाषाओं में अनेक शब्द बिल्कुल समान हैं, बस परिचय ना होने के कारण से कठिनाई होती है। तो हिंदी वो काम कर सकती है, उन शब्दों को लाए और हमें इसमें बहुत सफलता मिली। पूर्वोत्तर में और दूसरे क्षेत्रों में भी
बहुत तेज़ी से हिंदी का प्रचार प्रसार हो रहा है। विशेष रूप से जो युवा वर्ग है वो ये अनुभव कर रहा है कि उन्हें शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए देश के दूसरे राज्यों में, महानगरों में जाना पड़ सकता है, तो उनकी अपनी मातृभाषा से शायद वहाँ जाकर जुड़ाव संभव नहीं है। तो हिंदी सबको जोड़ती है और इसमें हमें बहुत सफलता मिली और ये सफलता मेरी या राष्ट्र किनकर की नहीं है, इस राष्ट्र की है, राष्ट्र के हर व्यक्ति की ये सफलता है। आपके कहानी संग्रह फटाकोट की बात कर लेते हैं। फटाकोट को गुजराती में अनुवाद किया गया, एक और आपकी रचना है उसका भी गुजराती में अनुवाद किया गया। ये संबंध कैसे बना? देखो, भारतीय भाषाएं सहोदर हैं, एक ही माँ की बेटियां हैं और उनमें सारे संबंध स्वाभाविक है होना। गुजरात के साथ तो यूँ तो बहुत पुराना संबंध है, लेकिन 20 वर्ष पूर्व मैं संगम स्नान के लिए गया। जनवरी का महीना था जी। मैं संगम स्नान करके सुबह सुबह लौट रहा था, केवल एक वस्त्र लपेटे हुए। तो वहाँ एक साधु रास्ते में खड़े थे। उन्होंने बोला, सर्दी नहीं लग रही क्या? मैंने कहा, मुझे तो सर्दी महसूस नहीं हो रही। तो उन्होंने कहा, मुझे तो आपको देखकर ही सर्दी लग रही है। तो वो मुस्कुराए। अगले दिन वो फिर एक कार्यक्रम में मुझे मिले। वो संयोग से गुजरात से थे और ये भारत के अंदर एक बड़ा मशहूर मुहावरा है कि मेले में जाकर भाई बिछड़ जाते हैं जी। तो वहाँ उस मेले में वो भाई के रूप में मुझे मिले। वो स्वामी जी गुजरात से थे और गुजरात से बहुत निकटता हो गई, लगातार मेरा रहता आना जाना। तो गुजरात में मेरी ये 2 नहीं, मेरी 7 पुस्तकें अनुवादित हुई हैं और वहाँ लगातार इस पर काम चलता है। यहाँ तक देश के पूर्वोत्तर राज्यों की बात है, वहाँ बहुत सारी भाषाएं हैं, आपने वहाँ भी हिंदी के प्रसार के लिए बहुत, इसके क्या अनुभव रहे आपके? पूर्वोत्तर में बहुत सारी बोलियां हैं छोटी छोटी जी। खास तौर से किसी भी राज्य में जाएं, जैसे मैं अरुणाचल की बात करूं तो वहाँ 30-32 बोलियां हैं और वो आपस में एक दूसरे की बोली वहाँ की ट्राइब्स नहीं समझ पाती। तो हिंदी वहाँ की संपर्क भाषा है। वो जो अरुणाचल जो एक सीमांत प्रांत है, बिल्कुल उसके पार चीन शुरू होता है, वहाँ का हर व्यक्ति बच्चे से लेकर बड़ा तक सब हिंदी बहुत अच्छी बोलते हैं, बहुत समझते हैं। तो इसलिए वहाँ भी तेज़ी से बढ़ रहा है और हमारा आग्रह ये हरगिज़ नहीं रहा कि वो अपनी भाषाओं को छोड़ दें। हमारा ये मत है कि वो अपनी भाषाओं के साथ साथ हिंदी की ओर भी आए और उससे क्या होगा कि उनकी भाषाओं, उनकी बोलियों के जो साहित्य प्रकाशित हुए हैं वो मुख्य धारा में आएंगे, हिंदी में आएंगे। इसमें वहाँ की नई पीढ़ी का बहुत सहयोग मिल रहा है। दक्षिण भारत में कहीं ना कहीं आज भी हिंदी का विरोध नजर आता है। अब ये विरोध तो एक तरह से क्षेत्रीय भाषाओं के लिए है, वो अपनी जो भाषाएं हैं उनको प्राथमिकता देना चाहते हैं। तो ये टकराव जो है ये हमेशा के लिए समाप्त हो, ऐसा कोई प्रयास? टकराव नहीं है, वास्तव में ये राजनीतिक कारणों से इस प्रकार का विरोध किया जाता है। मैं थोड़ा इतिहास में आपको ले जाना चाहूँगा जी। कि जब ये देश आज़ाद हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री बने और गवर्नर जनरल बने लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन उनके बाद जो भारतीय प्रथम गवर्नर जनरल थे वो चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य जी थे। चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य जी हिंदी के बहुत समर्थक थे। वो बार बार कहते थे कि हिंदी इस देश को जोड़ेगी। आशा की जा रही थी कि वो गवर्नर जनरल हैं, उसके बाद भी उन्हें कोई बड़ा पद मिलेगा, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति। ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद भी उनको कोई महत्व नहीं दिया गया। फिर ये माना गया कि वो शायद मद्रास राज्य का कोई दायित्व मिलेगा, वो भी नहीं मिला। वो निराश हो गए। उन्हें लगा कि ये राजनीति मुझे उपेक्षित कर रही है। तो उसकी कुंठा जी निकालने के लिए वही चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य जी जो हिंदी के बहुत बड़े समर्थक थे, उन्होंने हिंदी का विरोध शुरू किया। आज भी वह हिंदी का जो विरोध करने वाला जो दल है, मैं बहुत गर्व से बताना चाहता हूं कि उसी दल के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं, उनका पुत्र बहुत अच्छी हिंदी बोलता है जी। उनका पुत्र हिंदी माध्यम स्कूल में पढ़ता है। तो ये विरोध वाली कोई बात नहीं। खास तौर से तमिलनाडु के मैं क्रिश्चियन कॉलेज में गया, वहाँ के जो प्रोफेसर थे तो मैंने उनसे जानना चाहा कि यहाँ हिंदी के छात्रों की क्या स्थिति है। तो उन्होंने कहा, मैं बताता नहीं, आइए मेरे साथ हिंदी के क्लास में गए, चलिए।
वहाँ गए तो 100 से अधिक छात्र हिंदी की कक्षा में थे। तो विरोध नहीं है, ये राजनीति अपना काम करती है। अच्छा, विनोद जी, स्पॉटलाइट अवार्ड समारोह में कुछ बुद्धिजीवियों को भी आप सम्मानित कर रहे हैं जो जिन्होंने हिंदी भाषा की सेवा की है या अन्य क्षेत्रों में, उनके बारे में हमें बताइए। हम लगातार पिछले 18 वर्षों से जनवरी के दूसरे रविवार को एक आयोजन करते हैं। संयोग से स्पॉटलाइट का भी उसी दिन करने की योजना है, तो ये एक दूसरा संयोग हुआ। तो हम कला, संस्कृति, भाषा को लेकर के जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनको सम्मानित करते हैं। इसी कड़ी में इस वर्ष भी हम कुछ लोगों को सम्मानित करेंगे और मैं आज ही उनके नाम लेकर के जी रोमांच खत्म नहीं करना चाहता। जी उस दिन बहुत से लोग वहाँ रहेंगे, बहुत जानी मानी हस्तियाँ वहाँ रहेंगी। तो विनोद बब्बर जी ने बहुत ही सहज शब्दों में ये सबको बताया है कि अगर राष्ट्र को मुख्यधारा से लोगों को जोड़ना है तो उसके लिए एकमात्र भाषा है हिंदी। तो विनोद बब्बर जी, स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार आपको बहुत बहुत।